हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा नीट प्रेप का टेस्ट था। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है 1 मार्च 2026 आज का ही पेपर है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि पेपर का लेवल कैसा था और पेपर में क्वेश्चन कैसे थे और किस टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैं सबसे पहले इसमें बता देती हूँ कि इसमें सिलेबस क्या क्या था। इसमें जो सिलेबस था, फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड फील्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस था, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 12th का फिजिक्स का पोर्शन कवर अप था, हाफ से तो ज़्यादा कह सकते हैं। और केमिस्ट्री में इसमें था सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल का पार्ट था, मतलब क्लास 12 की पूरी फिजिकल आई हुई थी। और इनऑर्गेनिक में इसमें प्री ब्लॉक एलिमेंट था 13 to 18 वाला, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, एंड सॉल्ट एनालिसिस था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह सकते हैं कि 12 की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट थी, और उसमें कह सकते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री भी कंप्लीट थी। और बायो में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। तो बायो का भी कह सकते हैं हाफ पोर्शन इसमें कवर अप था, हाफ से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैवी चैप्टर तो यही है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, यही सबसे बड़े चैप्टर होते हैं वहाँ पे, जो उनकी एनसीईआरटी भी टफ टाइप की लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतना सारा सिलेबस कवर था। ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 12th कवर अप थी, जो कि हैवी चैप्टर हैं वो तो इसमें कवर हो चुके हैं। बस फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स और वो बचा है मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स थोड़ा हैवी पार्ट है, बाकी मॉडर्न फिजिक्स इतना हैवी नहीं है, ईजी होता है, लेकिन उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें नीट 2026 में कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। इतने पोर्शन से 58 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 240 मतलब 230 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ सकता है, 232 मार्क्स का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके बता देती हूँ, कुछ मेन क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैं बायोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ग्रिफिथ डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है हसे एंड चेज यूनिक्यूवोकली proved that DNA is the genetic material. Michelson and Stahlsloh showed that DNA replicated semi-conservatively। तो आपने ये एनसीईआरटी में डाटा पढ़ा होगा। ये दोनों ही, ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट लिखे हैं। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। हर्सी एंड जो चेज हैं उन्होंने अनइक्विवोकली, जो हमेशा मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा कुछ बताया था। और मिसेल्सन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाला बताया था। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। Which of the following statement correctly describe the difference between incomplete dominance and कोडोमिनेंस? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप वहाँ से ये क्लियरली कर सकते हैं, अच्छे से ये बन जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट इन प्रोजेनी नॉट रिजेंबलिंग आइदर ऑफ द पेरेंट, वेयर इज कोडोमिनेंस रिजल्ट इन प्रोजेनी रिजेंबलिंग बोथ द पेरेंट। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो उसमें जनरेशन जो फर्स्ट आती है वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करती है, कुछ अलग ही आता है। और जो कोडोमिनेंस होता है जिसमें दोनों ही पेरेंट से मैच करती है, जैसे ब्लड ग्रुप वाला आप देख सकते हैं, IAIB वाला। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो स्नैपड्रैगन जो है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें वो जो रेड और वाइट का क्रॉस कराया जाता है तो उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं। उसमें दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते हैं, क्योंकि जो आर जीन होता है ना वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट भी मैं पढ़ के बता देती हूँ ऑप्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन्वॉल्व मल्टीपल एलील व्हाइल कोडोमिनेंस डज नॉट, ये इनकरेक्ट है। थर्ड लिखा है कोडोमिनेंस अकर इन फिनोटाइप ओनली व्हाइल इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर इन जीनोटाइप, ये भी इनकरेक्ट है। वो तो दोनों में ही कुछ डिफरेंस आएगा, तभी तो जीनोटाइप में चेंज होगा तो फिनोटाइप में भी चेंज आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वेयर इज कोडोमिनेंस अकर इन ऑटोसोम्स, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर फंस जाएगा। एनसीईआरटी से आप ये कर सकते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली यही डाटा दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखा है विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। ये टेम्पलेट दिया हुआ है और हमें इसका करेक्ट बताना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको जो यहाँ पे 3 to 5 स्टैंड दिया है तो आप 5 to 3 बनाएंगे तो थायमिन की जगह इधर पे क्या आ जाएगा, एडनिन ऐड होगा, और एडनिन की जगह यूरेसिल, क्योंकि आरएनए हमें बनाना है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर 4 जाएगा। आप बना के देखेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ये इसमें मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से है। तो आप इसको देख के आंसर कर सकते हैं। ओवरी के बारे में डाटा दिया, प्लेसेंटा, कॉर्पस लूटियम एंड लेडिंग सेल्स। तो ओवरी में एस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन। प्लेसेंटा में ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन ओनली, और लीडिंग सेल एंड्रोजन्स सीक्रेट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 जाएगा। आप इसके ऑप्शंस मिलाएंगे। द लास्ट ऑफ द जर्म सेल टू अपीयर इन द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज द, वो क्या होती है, तो ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सभी होती है। ऑल द जर्म लेयर अपीयर साथ साथ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 4 जाएगा। मैंने इस तरीके से जो बायो के हैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ।
ये जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 55 द ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है और इसमें एसएसएन लिखा है, एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसएसएन में लिखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ 0.05 मोलर सोडियम, और रीजन में लिखा है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो आप इसमें जो एसएसएन पढ़ेंगे और रीजन पढ़ेंगे, एसएसएन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एसएसएन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। जो यहाँ पे लिखा है लो स्पिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड, रीजन लिखा है दैट 4 टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स CFSE इज लोअर देन द पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे एसएसएन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एसएसएन रीजन का करेक्ट वो रीजन एसएसएन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट जाएगा। ये भी एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये हम पेरियोडिक टेबल वाली पार्ट से भी कवर कर सकते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग एनर्जी गैस, तो ये पी ब्लॉक से भी रिलेटेड है और हम पेरियोडिक टेबल में भी ये बता दिया जाता है बहुत जगह जब हम पढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये जाएगा। आपने इसका ट्रेंड भी याद रखा होगा, तो कुछ इसका आंसर जाएगा 4। तो इस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बता दिए और अब मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखा है आ चार्ज 2q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल balloon of radius r. A point charge plus q is placed at the center of the balloon. The balloon is then inflated so that its radius become 2r, neglecting any elastic energy of the balloon. What is the change in the total electrostatic energy of the system? तो आप इसको देखेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी सिस्टम की वो 0 आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर 4th जाएगा। एक इसमें ये क्वेश्चन दिया है एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 concentric spherical cell A and B has a capacitance C0 between them if the upper hemispherical space between them is filled by a dielectric of relative permittivity K1 and the lower by 1 of relative परमिटिविटी K2 द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस और परमिटिविटी दी हुई है और फिर हमें न्यू कैपेसिटेंस निकालनी है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन हर टीचर कराते हैं, क्लासेस में क्वेश्चंस किए हैं, तो आपसे इजीली बन जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2nd जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैंने कोशिश की है, मेरे से जितना हो सकता है मैं जल्दी से वीडियो कंप्लीट करके मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है और वीडियो लंबा बनाओ तो उसमें भी टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर थे, मैच द कॉलम टाइप, स्टेटमेंट वाइज, फिगर वाइज, सारे क्वेश्चन कवर थे। फिजिक्स का पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, आप कह सकते हैं कि अप लेवल पेपर था, और जो केमिस्ट्री है वो भी हाई था। आप देख सकते हैं कि उसमें इतने हैवी चैप्टर्स कवर थे, इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन कवर था, फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा चैप्टर इसमें डाला हुआ था, और बायो का पेपर भी बहुत अच्छा था, और ओवरऑल पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था। आप इसको कह सकते हो नीट प्रेप का हर पेपर का लेवल ही बहुत ज़्यादा होता है, आपने दिए होंगे तो आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अपना बताइए कि आपके पेपर का कैसा गया है, आपके कैसे मार्क्स आए हैं, हर पेपर में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, उनको एनालाइज करके, या तो अगर आपने टारगेट बैच या उधर से नीट प्रेप के बैचेस से, वो जो टारगेट बैच है उससे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो लिखने का ऑप्शन होता है कि आप उसमें लिख सकते हैं कि आपने क्या गलती की। और अगर आप नहीं लिए हैं और अगर कोई और जगह से कर रहे हैं तो आप अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए और उसमें अपनी सिली मिस्टेक्स को मार्क करिए और लिखिए और उन्हीं को रिवाइज करिए। और किसी ने पूछा था कि मार्क्स कैसे इंप्रूव, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो मेन बात ये है कि हम लोग ये गलती करते हैं कि हमें कुछ भी रिवाइज करना हो हम लेक्चर्स पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो पूरा डिटेल लेक्चर्स पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट है उनसे पढ़िए, अगर नहीं भी शॉर्ट नोट है तो आप बना लें। वैसे अभी बनाना अच्छा नहीं है। आप जो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो जो सुधांशु सर ने पिछली बार माइंड मैप कराया था उसमें उन्होंने पूरा कवर अप किया है, या फिर आप बैच के समरी लेक्चर्स भी देख सकते हैं यकीन के, उसमें भी सर ने पूरा ही कवर अप करा है थ्योरी। और क्वेश्चन तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, वन शॉट से भी अगर आप कर रहे हैं तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरे कवर होते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन के लिए आपको या तो क्लास नोट्स करने पड़ेंगे मेन बैचेस के, या फिर आपको कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करेंगे तो इजीली जल्दी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसी तरीके से आप बायो में भी समरी लेक्चर्स कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की बायो ठीक होती है फिर भी बार बार लेक्चर्स देखते हैं। तो समरी लेक्चर आकांक्षा मैम के कर सकते हैं बैच से, या फिर जो पिछली बार का माइंड मैप है उससे भी कर सकते हैं। और जो फिजिक्स है उसमें भी सिद्धांत सर कुछ, हाँ उन्हीं सर ने, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, उन्होंने माइंड मैप कराया था, मैं भी उनसे ही कर रही हूँ लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उससे उन सर से भी आप अपने फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्मूला सीट उन्हें पूरी कवर अप की है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना नहीं तो आप उसका PDF सेव करिए और टाइम सेव करिए, क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पर टाइम लगाइए, तो आपका जो स्कोर है डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप उनको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आप नीट प्रेप का टारगेट बेच लिए तो उसमें तो आप अपने हिसाब से भी टेस्ट बना सकते हैं कि आपको कितने चैप्टर्स का कंपाइल करना है, क्योंकि जैसे ये वाला पेपर है तो इसमें तो बहुत सारा सिलेबस कवर है, तो सब लोग कवर नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना टेस्ट बना लीजिए, उसको दे लीजिए, रोज़ दे लीजिए, 2-3 दिन में दे लीजिए, तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो इस तरीके से
आपका स्कोर इंप्रूव होगा और आप उसको हाल के हाल एनालाइज कर लीजिए। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। यही तरीका है मार्क्स इंप्रूव करने का। और यहाँ पे काम रहिए, आपने जितना किया है बेस्ट किया है और अभी भी 2 महीने हैं, आप कर सकते हैं। चीज़ें बस बेहतर करने की कोशिश करिए और अपना इम्प्रूवमेंट आपको खुद देखना है। किसी की बात मत सुनिए, बाकी लोगों से दूर रहो। जो भी नेगेटिव साइड बोलते हैं, चाहे आपके कितने भी खास लोग क्यों ना हों, अगर आपको नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप उनको 2 महीने के लिए साइड करें और अपने काम पे फोकस करें। और अपने पेरेंट्स के लिए करें, वो आपके लिए बहुत उम्मीद देखते हैं। बहुत, अगर जब कोई प्रिपरेशन करता है ना, तो सिर्फ हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी उसमें बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। हर चीज़ के लिए हमें हर चीज़ अवेलेबल करा रहे होते हैं, तो उनके लिए सेक्रीफाइस कीजिए। वो ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। वो ही जो अपने मदर एंड फादर हैं, वो ही दोनों एक ऐसे पर्सन हैं जो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। बाकी दुनिया में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने लिए काम करें और अपना इम्प्रूवमेंट, आपको अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छा तो ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। और सिलेक्शन दूसरी बात है, पहले आप अपना 100% तो दें। तो इस तरीके से मैंने पेपर पूरा बता दिया है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चली गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। सो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।